जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर कुणाल वर्मा यानी कि केवी सर फ्रॉम काशी। आज का हमारा टॉपिक है आयोनाइजेशन इंथैल्पी या फिर इसी को आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर इसी को आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, क्या होता है ये होता है इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, हालांकि ध्यान से समझिए ये आयंस के लिए भी होता है। ठीक है ना, पहले आप एटम के लिए समझ लीजिए फिर आयंस के लिए भी। मतलब इतना ध्यान रखिए कि आयोनाइजेशन एनर्जी डील्स विथ रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन ओनली। बात इसको ध्यान से समझिए, कहीं से दो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो वो आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं कहलाएगा। हालांकि जब हम सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में तो और चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन फिलहाल ये समझिए कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के ही प्रोसेस को क्या बोला जाता है, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी। अब यहाँ पे देखिए एक बात और लिखी हुई है, आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल कहो या मोस्ट लूजली इलेक्ट्रॉन कहो। ठीक है ना, मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, जो एटम में जिसपे न्यूक्लियस का सबसे कम प्रभाव लग रहा है, मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन जो है उसकी बात हो रही है। क्लियर है ना। आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेटेड का मतलब क्या है। देखो पहली बात तो हम एटम को आइसोलेट नहीं कर सकते। अब आप सोचोगे कि सर आप एक तो आइसोलेट नहीं कर सकते, आपने रेडियस में बताया था, और यहाँ पे आइसोलेटेड गैसियस एटम की बात कर रहे हैं। देखिए ये तो आपको पता है कि एक एटम का दूसरे पे, ठीक है ना, और उसका तीसरे पे, उसका चौथे, अगल बगल वाले एटम्स पे क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। अब हमको अगर इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से निकालना है तो पहली बात तो हमको एक एटम का दूसरे पे प्रभाव सबसे मिनिमम करना पड़ेगा। तो हम करते क्या हैं, उस एटम को सबसे पहले सब्लिमेशन, अगर सॉलिड स्टेट में है तो पहले उसका सब्लिमेशन करके हम क्या करते हैं, उसको गैसियस में चेंज करते हैं। उसके बाद गैसियस एटम में से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने एटम को आइसोलेट करके एक ठो एटम ये हाथ में पकड़ लिया अलग से, ठीक है ना, ऐसा नहीं। ग्रुप ऑफ एटम्स तो हमेशा रहेंगे। गैसियस स्टेट में करने का मतलब ये है कि अब वो एटम्स बहुत दूर दूर हो गए हैं। आई बात समझ में, एक एटम पे दूसरे का प्रभाव नेग्लिजिबल है या मिनिमम प्रभाव है, हम ये कहना चाह रहे हैं। आइसोलेट तो हम गैसेस को मतलब एटम को कर ही नहीं सकते। क्लियर है। सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं निकाला जाता, क्योंकि एक एटम दूसरे एटम के बहुत नज़दीक होता है, एक का दूसरे पे, एक का तीसरे पे, एक का चौथे एटम पे, आसपास के एटम पे बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। क्लियर है ना, तो ध्यान से समझना, इसीलिए आइसोलेटेड गैसियस एटम की बात हो रही है। यानी देखो ये मेटल है, ये गैसियस स्टेट में है, ये हमने एनर्जी प्रोवाइड की। अब ये देखो M+, ये मोनोवैलेंट आयन है। मोनोवैलेंट का मतलब एक पॉजिटिव चार्ज और ये एक इसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकला हुआ है। तो यहाँ पे जो ये एनर्जी हम दे रहे हैं, इसी एनर्जी को बोलेंगे IE यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर। अब ध्यान दो, यहाँ पे मान लो ये मेटल सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में हमने एनर्जी दिया और ये प्लस चार्ज में हमने एक प्लस चार्ज बना दिया, यानी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया और एक गैसियस कैटायन बना लिया। तो ध्यान से समझना, यहाँ पे जो ये एनर्जी है वो आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर नहीं है। ध्यान रखना, पहले हमने क्या किया होगा, ये जो मेटल है सॉलिड को, सबसे पहले इसको हमने गैस में चेंज किया होगा, उसके बाद हमने इसको गैसियस कैटायन में चेंज किया होगा। हम तो इस प्रोसेस की बात कर रहे हैं ना, ये जो प्रोसेस हम लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस पहले सब्लिमेशन एनर्जी हमको देना पड़ेगा, फिर आयोनाइजेशन एनर्जी। ये जो है आयोनाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, तो यहाँ पे जो एनर्जी लगेगा वो आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगा और यहाँ पे जो एनर्जी लगेगा वो सब्लिमेशन एनर्जी लगेगा। तो ये M सॉलिड से M गैसियस प्लस में जाना, ये सम ऑफ सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी है। क्लियर है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। इट इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, जाहिर सी बात है एनर्जी हमको देना है तो एनर्जी तो अब्जॉर्ब ही होगी, ठीक है ना। तो पॉजिटिव डेल्टा H क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव क्या है, वही आयोनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है ना। ठीक, डेल्टा H बराबर पॉजिटिव, मान लो डेल्टा H मान लो 500 जूल है पॉजिटिव में, तो वही 500 जूल यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी कि 500 जूल की एनर्जी लगी है M गैसियस से M+ गैसियस बना के एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना। क्लियर है ना। ध्यान देना, IE डील्स विथ रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन ओनली,
ये बात जो है दिमाग में एकदम रहे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे पूछा हुआ है विच इज इक्वेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। सबसे पहला मेटल सॉलिड से मेटल प्लस में कैसे, देखो एक इलेक्ट्रॉन का तो है, एक इलेक्ट्रॉन का तो डील हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, बट ये ध्यान दो क्या ये गैसियस में है, नहीं ये सॉलिड में है। तो ये प्रोसेस जो ओवरऑल प्रोसेस दिख रहा है ये सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर होगा। तो यहाँ पे केवल आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं लगी है, ये वाला प्रोसेस है, तो ये गलत हो जाएगा, ये आयोनाइजेशन का प्रोसेस नहीं है, ठीक है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे नहीं। यहाँ पे ध्यान दो, अब देखो ध्यान से, पहली बात जैसा मैंने बताया आयंस के लिए भी ये चीज लगेगा, बट ध्यान रखना लेफ्ट साइड भी गैस होना चाहिए, राइट साइड भी गैस होना चाहिए, और केवल लेफ्ट और राइट में एक इलेक्ट्रॉन का अंतर होना चाहिए। आई बात समझ में। और ये भी ध्यान रखना अगर कोई कटायन है, जैसे कि यहाँ पे मैंने M- और यहाँ पे गैस लिखा हुआ है, यहाँ पे M+2 और गैस लिखा हुआ है, तो ध्यान से समझना कोई भी आयन चाहे वो नेगेटिवली चार्ज हो या पॉजिटिवली चार्ज हो, ठीक है ना। नेगेटिव चार्ज मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेकर बना है, पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करके बना है। तो बिना पहली बात तो कोई गैसियस में जाए ना तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना तो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो कोई भी अगर तुम्हारे सामने कैटायन और एनायन दिख रहा है तो कभी भी सॉलिड स्टेट में नहीं होगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे गैस नहीं भी लिखा रहता तो भी ये गैसियस ही होता, यहाँ गैस नहीं लिखा होता तब भी ये गैसियस ही होता। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से देखिए, अब देखिए यहाँ से ये भी गैस ये भी गैस, बस एक इलेक्ट्रॉन का लेफ्ट राइट में हेरफेर अगर होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी का प्रोसेस होगा। देखो ये M पे नेगेटिव है, M नेगेटिव से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो M न्यूट्रल बनेगा, एक और इलेक्ट्रॉन निकालोगे तब जो है M+ बनेगा, यानी कि यहां से यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। आई बात समझ में? 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, यानी कि ये आयोनाइजेशन का प्रोसेस बिल्कुल नहीं है। क्लियर? अब देखो M गैसियस यहाँ भी, M गैसियस यहाँ भी, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पे न्यूट्रल बन जा रहा है, तो ये जो है एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, यानी कि ये आयोनाइजेशन एनर्जी है। यहाँ पे ये कहलाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ M नेगेटिव, ठीक है ना, M गैसियस नेगेटिव ऐसे कहलाएगा, बट है तो आयोनाइजेशन एनर्जी का प्रोसेस, ठीक है ना, आयोनाइजेशन हो रहा है। यहाँ पे देखो भाई ये तो एटम थोड़ी है, ये तो मॉलिक्यूल है, तो ये भी नहीं होगा, भले ये गैस है ये गैस है, बट ये क्या है, ये मॉलिक्यूल है। क्लियर है? इसको चाहे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आप लिख भी सकते हैं फिर भी, ठीक है ना, लेकिन ये क्या है, ये मॉलिक्यूल है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमको देना पड़ेगा, फिर उसके बाद और एनर्जी देंगे तब जाके ये X निकलेगा। तो ये भी आयोनाइजेशन एनर्जी का प्रोसेस नहीं है। यहाँ पे देखो ये भी गैसियस ये भी गैसियस, ये +2 चार्ज ये +3 चार्ज, एक ही इलेक्ट्रॉन का हेरफेर हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ M+2 गैसियस। बात समझ में आ रही है? तो ये बात भी आप लोग को समझनी चाहिए कि आयंस के लिए भी ये चीज क्या है, पॉसिबल है। क्लियर? आइए फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी देख लेते हैं। तो देखिए 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग है आयोनाइजेशन एनर्जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्ट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। जाहिर सी बात है अगर जेड इफेक्ट ज़्यादा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन जिसको निकालना है उस पर न्यूक्लियस का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, उसको निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर एटॉमिक रेडियस बहुत ज़्यादा है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर है, उस पर न्यूक्लियस का प्रभाव बहुत कम है, तो उसको निकालने के लिए एनर्जी कम देना पड़ेगा। हालांकि ये दोनों चीजें हम तब लगाते हैं जब कोई स्पेशल फैक्टर नहीं है, जब कोई स्पेशल फैक्टर नहीं है तब हम इसको लगाते हैं। बात समझ में आ रही है? स्पेशल फैक्टर का मतलब क्या है, कोई एक्सेप्शन वाली चीज। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी में आपको हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड का चीज समझना पड़ेगा। जिनके पास हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड कन्फिग्रेशन होता है वो क्वाइट स्टेबल होते हैं, तो उनका क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड, बट ध्यान रखना वो जस्ट अपने अगल और बगल से ही कंपेयर होगा। ठीक है, अगर जैसे किसी के पास वो है स्टेबल कन्फिग्रेशन है हाफ फील्ड या फुल फील्ड, तो उसको उठा के सबसे ज़्यादा मत कर देना कि उसका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा, जस्ट अपने लेफ्ट और राइट वाले से ज़्यादा होगा। क्लियर? और किसी के पास अगर नोबल गैस कन्फिग्रेशन है और सेम पीरियड की बात हो रही है तो उसका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा, ध्यान रखना। ठीक है,
अब कहोगे कि सर नोबल गैस का तो साइज सबसे छोटा सबसे बड़ा होता है, तो इलेक्ट्रॉन तो आसानी से निकलना चाहिए। बट ध्यान रखना नोबल गैस के पास क्या स्टेबिलिटी है, उसका भाई फुलफिल्ड है पूरी तरह से, वो नोबल है, इनर्ट है, वो रिएक्शन करना ही नहीं चाहता, ना इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा वो, ना इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। बात समझ में आ रही है? तो अगर हम केवल साइज की बात करें, तो सेकेंड पीरियड का एक्सपेक्टेड ऑर्डर देखो ये होगा, क्योंकि लेफ्ट से राइट क्या होता है, एटॉमिक रेडियस घटता है, ठीक है ना, क्या होता है, घटता है, बट नोबल गैस का सबसे बड़ा होता है। तो अगर कोई केवल साइज की बात कर रहा है तो देखो लिथियम से ज़्यादा बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्योंकि लिथियम से फ्लोरीन तक कंटिन्यूसली साइज घटती है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का होना चाहिए। और क्योंकि इसमें नियॉन का साइज सबसे बड़ा होता है तो वो नियॉन को सबसे पीछे कर देगा, ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर है, ठीक है। बट यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि देखो ये नियॉन का नोबल गैस है, ठीक है ना, बेरिलियम का S2 कन्फिग्रेशन यानी हाफ फील्ड है, और यहाँ पे कार्बन नहीं, इसको नाइट्रोजन का कर लो, ठीक है ना, ये नाइट्रोजन का क्या कन्फिग्रेशन है, P3 कन्फिग्रेशन है, इस चीज़ को आप लिख लेंगे। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात, नियॉन तो सबसे आगे रहेगा, क्योंकि ये क्या है, नोबल गैस है, ठीक। अब सबसे बड़ा साइज किसका है, ठीक, नोबल गैस, इसको तो अलग कैटेगरी में रख दिए। इसके अलावा जो बाकी 7 एलिमेंट हैं, इसमें सबसे बड़ा साइज किसका है, लिथियम का। तो आयोनाइजेशन एनर्जी लिथियम का सबसे कम होगा। आई बात समझ में? अब ध्यान दीजिए, लिथियम से ज़्यादा तो बेरिलियम का होगा, क्योंकि लिथियम से बेरिलियम का साइज छोटा है, नो डाउट। बट बेरिलियम और बोरॉन, बेरिलियम से छोटा बोरॉन का साइज है, बट बोरॉन और बेरिलियम जस्ट अगल बगल के हैं, तो बेरिलियम का इसलिए बोरॉन से ज़्यादा हो गया क्योंकि बेरिलियम बोरॉन से छोटा है, बट इसलिए भी उसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो गया क्योंकि उसके पास S2 कन्फिग्रेशन है, फुल फील्ड कन्फिग्रेशन। तो बेरिलियम लिथियम से ज़्यादा तो है क्योंकि साइज छोटा है, ठीक। बेरिलियम बोरॉन से इसलिए ज़्यादा है साइज बड़ा होने के बावजूद क्योंकि स्टेबल कन्फिग्रेशन है। तो लिथियम के बाद, हाँ अब ध्यान देना, ये जो बोरॉन है, बोरॉन बेरिलियम से जस्ट कम होगा, बट वो लिथियम से तो उसका ज़्यादा ही होगा। लिथियम और बोरॉन में कोई स्पेशल फैक्टर नहीं है, जस्ट लेफ्ट और राइट की बात है। बोरॉन छोटा है तो लिथियम से ज़्यादा कन्फिग्रेशन होगा, ठीक है। बोरॉन है, उसका लिथियम से ज़्यादा क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी होगा। तो लिथियम से ज़्यादा हम बोरॉन का कर दिए, बट बोरॉन से भी ज़्यादा बेरिलियम का होगा, ठीक। अब ये बोरॉन जो है वो कार्बन से थोड़ी जीत पाएगा, कार्बन के पास भले कोई स्पेशल फैक्टर नहीं है, बट कार्बन जस्ट बेरिलियम के बगल में तो है नहीं, तो कार्बन का तो बेरिलियम से ज़्यादा ही होगा, तो बेरिलियम से ज़्यादा कार्बन का हो गया। अब ध्यान रखना, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन में कोई रिलेशन नहीं है, तो कार्बन से तो ज़्यादा ही ऑक्सीजन का होगा, तो कार्बन से तो ज़्यादा ही ऑक्सीजन का है। बट ये नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन से बड़े साइज का है, बट इसके पास P3 कन्फिग्रेशन है, हाफ फील्ड है, ठीक है। तो नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन से ज़्यादा हो जाएगा। तो नाइट्रोजन जो है कार्बन से तो आगे निकला ही और ऑक्सीजन से भी आगे निकल गया। बट ध्यान देना, ये नाइट्रोजन हो चाहे बेरिलियम हो, ये फ्लोरीन के जस्ट अगल बगल तो है नहीं, तो फ्लोरीन का तो सबसे ही ज़्यादा होगा इन सब में। और इन सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, नियॉन का, क्योंकि ये क्या है, नोबल गैस है। क्लियर है? तो ये सेकेंड पीरियड का ऑर्डर हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करेंगे आप लोग। क्लियर है? इसको नोट करिए। अब इसके बाद हम लोग थर्ड पीरियड का भी देख लेते हैं। थर्ड पीरियड का भी देखो क्या है, ये सिमिलर ऑर्डर है, ठीक है ना, जैसे लिथियम के नीचे सोडियम, ठीक, फिर एल्युमिनियम से ज़्यादा मैग्नीशियम का होगा, जस्ट अगल बगल है, और मैग्नीशियम के पास S2 यानी फुल फील्ड है। अब बट मैग्नीशियम सिलिकॉन से थोड़ी जीत पाएगा, क्योंकि ये 12 फिर 13 फिर 14 आता है, तो सिलिकॉन तो ज़्यादा ही रहेगा मैग्नीशियम से। फिर उसके बाद सल्फर, सल्फर से ज़्यादा फॉस्फोरस का रहेगा, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है, 16 से भी ज़्यादा और 14 से भी ज़्यादा। बट क्लोरीन तो इन सबसे आगे होगा, और सबसे आगे कौन होगा, आर्गन होगा, क्योंकि ये नोबल गैस है। क्लियर है? चलिए अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे सारे आइटम सेम हैं, सारे आइटम सेम हैं, और सारे आइटम सेम हैं तो हम केवल साइज की बात करेंगे। क्लियर है ना? तो साइज की अगर हम बात करें तो सबसे छोटा साइज किसका हो जाएगा, O+, सबसे बड़ा साइज O-2। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगा O-2 में, फिर O- में,
फिर O में और फिर O प्लस में। ठीक है, कोई ये दिमाग में मत रखना कि सर O-2 तो नॉबल गैस बन चुका है सर, तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ये बात आपको नहीं करनी है, क्लियर है ना। सेकंड में देखिए, सेकंड में तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, सेम आइटम है और सब पे प्लस चार्ज अलग अलग दिखाई दे रहा है। सबसे ज़्यादा जो है ये है, ठीक है, प्लस चार्ज सबसे ज़्यादा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा होगा, तो ये ऑर्डर यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, इसमें भी यही ऑर्डर है। ठीक, अब ये सब देखो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं, सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहाँ होगा, या फिर प्रोटॉन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है। यहाँ पे 13 प्रोटॉन है, यहाँ पे 12 प्रोटॉन है, यहाँ पे 10 प्रोटॉन है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की बात हम कर चुके हैं, तो Al+3 का सबसे ज़्यादा, फिर Mg+2, फिर Na+। यहाँ पे H-, He और Li+, सब जो है नोबल गैस कन्फिग्रेशन है, बट आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, ध्यान से समझना। तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा जो है तगड़ा न्यूक्लियस का काम कहाँ पे हो रहा होगा, Li+ में, और सबसे कम H-, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, हो गया ये। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। विच हैज़ हाइएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब देखो ये ऑप्शन देखते ही सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं, अटैक करते हैं ये फुल फील्ड को, और ये फटाक से एकदम बढ़िया सा गोला भर के आ जाएंगे इसमें। क्यों? क्योंकि H2 दिखाई दे रहा है, बाकी सब क्या है, कोई किसी के पास कन्फिग्रेशन नोबल गैस या ये फुल फील्ड वाला हाफ फील्ड वाला नहीं है। बट ध्यान देना, इसमें फुल फील्ड और हाफ फील्ड हम तब देखते हैं जब अगल बगल से अपना ज़्यादा होता है। ध्यान रखना है, आप ऐसे केस में आप कन्फिग्रेशन करके देख लीजिए। ये क्या है, ये सोडियम है, ये क्या है, मैग्नीशियम है, ये क्या है, एल्युमिनियम है, ये क्या है, सिलिकॉन है। तो नो डाउट मैग्नीशियम का इनसे तो ज़्यादा होगा क्योंकि जस्ट अगल बगल है, इसका फुल फील्ड है। बट ध्यान देना, ये सिलिकॉन से थोड़ी जीत पाएगा। सिलिकॉन तो मैग्नीशियम के बाद 13 आता है, फिर उसके बाद ये 14 आता है, तो सबसे ज़्यादा तो इसका हो ही जाएगा। ध्यान रखना इस बात का, तुरंत जो है नोबल गैस कन्फिग्रेशन मत देखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। क्लियर है? चलिए कुछ और बातें करते हैं, अब हम थोड़ा सा ग्रुप में देख लेते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, क्योंकि साइज बढ़ता है। इन जनरली बात बोले तो साइज बढ़ता है क्योंकि एक एक शेल ऐड होता जा रहा है। तो फ्लोरीन, अब देखो क्योंकि ऊपर से नीचे जब आएंगे तो कन्फिग्रेशन तो सबका सेम है। अगर कोई P3 वाला है तो सब P3 वाले हैं, कोई P5 वाला है तो सब P5 वाले हैं, कोई नोबल गैस है तो सारे नोबल गैस हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब P5 है, तो ऊपर से नीचे साइज बढ़ ही रहा है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी घट रहा है। नोबल गैस में भी देखो हीलियम से लेकर जेनॉन तक घट रहा है। एक्सेप्शंस कहाँ कहाँ है? एक्सेप्शन देखो एल्युमिनियम गैलियम में है। एल्युमिनियम से गैलियम का साइज बड़ा होना चाहिए था, बट ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एल्युमिनियम का साइज छोटा हो जाता है। इस वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी एल्युमिनियम से ज़्यादा हो जाएगा गैलियम का। ये बात ध्यान रखना, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। 4D और 5D, 4D से और 5D का साइज लगभग बराबर होता था, जिसके वजह से मतलब यहाँ पे क्या लग रहा है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है, जिसके वजह से 4D से ज़्यादा 5D वाले का होगा। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, साइज के मामले में तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होता था, साइज तो मरकरी का ज़्यादा होता था, बट यहाँ पे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी तो ज़्यादा ही होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये हम खुद ही एटम को एकदम दूर दूर कर चुके हैं। वहाँ पे साइज देखना था तो साइज में हम एटम को देखते थे किस तरह से कितनी दूरी पे बॉन्डेड है। यहाँ पे तो ऑलरेडी हम इसको एकदम दूर दूर कर चुके हैं। ठीक है, तो आइसोलेट नियरली बना चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, कैडमियम से ज़्यादा मरकरी का होगा, और जर्कोनियम से ज़्यादा हाफनियम, सिल्वर से ज़्यादा गोल्ड का। और यहाँ पे तो कोई लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लगता ही नहीं है। तो स्कैंडियम से बड़ा साइज Y का और Y से बड़ा साइज La का, तो यहाँ पे तो ऊपर से नीचे क्या होगा, साइज घटेगा ही घटेगा। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। हो गया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और देखिए 13 ग्रुप का ऑर्डर आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है ना, यहाँ पे याद कर लीजिए, बोरॉन सबसे ज़्यादा और सबसे कम इंडियम। ठीक है ना, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं कारण जो है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का आता है, बट आपकी एक काम याद रख लीजिए, सबसे ज़्यादा और सबसे कम का तो याद ही रख लीजिए। इसका एक ट्रिक आप बना सकते हैं, जैसे आप लोग याद करते हैं ना, बैगन, आलू, गाजर इन थैला।
ठीक है ना, ये एटम का नाम याद करते हैं आप। आयोनाइजेशन एनर्जी का ये लगा लीजिए, बैगन के लिए थैला गया ऑल इंडिया, बैगन के लिए थैला गया ऑल इंडिया। ये घटता हुआ क्रम है आयोनाइजेशन एनर्जी का, ठीक है ना, ग्रुप नंबर 13 का। अब इस चीज को आप नोट कर लीजिए कि एलिमेंट विथ हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज हीलियम। भाई नोबल गैस का सबसे ज्यादा होता है और ये नोबल गैस में सबसे ऊपर होता है, ठीक है ना, सबसे ऊपर होता है। तो नोबल गैस में ये सबसे छोटा हुआ, इसलिए इसका हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगा। एलिमेंट विथ लीस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सीजियम। अगर फ्रेंशियम की बात हो रही है तब तो फ्रेंशियम हो जाएगा लिस्ट, बट वो क्योंकि रेडियो एक्टिव है उसकी कहानी आती नहीं है, तो सीजियम हो जाएगा। अगर आ गया तो सबसे आगे उसको रखेंगे कि सबसे कम वहां पे लगेगा। क्लियर है ना। जनरल ऑर्डर, ठीक है ना, अगर जैसे एक एस का दे दिया, एक डी का दे दिया, पी का दे, तो एक जनरल ऑर्डर है कि एस ब्लॉक से ज़्यादा डी ब्लॉक का होता है और उससे ज़्यादा पी ब्लॉक का होता है, क्योंकि लेफ्ट से राइट क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर घटता है, तो इलेक्ट्रॉन निकलने की जो संभावना है वो कम होती जाती है। क्लियर है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में हम सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे और उसके आगे भी बहुत सी चीज़ों को सीखना है हमें। ये लेक्चर जो है 2-3 लेक्चर हो सकता है लग जाए आयोनाइजेशन एनर्जी में, लेकिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको नोट करिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।